गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हम लोग यूनिट 7 यहाँ पर लेकर डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट 7 का जो नाम है पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में पेडागॉजी क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है, उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, उनके ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, सभी चीजों, उनके कंसेप्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। उसी के आगे आज हम लोग क्रिटिकल पेडागॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे क्रिटिकल पेडागॉजी में। ठीक, ये हम लोग में ये है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। सबसे पहले बात होती है कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है क्या, इसको किसने दिया, ये चीजें। तो आप लोगों ने पहली जो आपका पहली यूनिट है उसमें भी आप लोग को इनका नाम सुनने को मिलता है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पाउलो फ्रेरे। क्या नाम है इनका? जो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के जन्मदाता है, प्रतिपादक है, उनका नाम है पाउलो फ्रेरे। ताकि यह शिक्षा और सामाजिक आंदोलन का एक जो है विचार है, एक दर्शन है, जो शिक्षा को महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सिद्धांत के साथ जोड़ता है। यह जो है अकादमिक समुदाय और विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा बताया जाने वाली चीज है। मतलब कहते हैं कि इट इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड सोशल मूवमेंट दैट कंबाइंस एजुकेशन विद क्रिटिकल थ्योरी। It is assembled by the academic community and university scholars। ठीक है ना, इसमें ये है। फिर इसके बाद इसमें कहते हैं कि इसके डेवलपर कौन है या इसके फादर कौन है। तो इसमें सबसे पहला नाम पाउलो फ्रेरे का आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो और भी आते हैं, शोर, डार्डर और किंचलो मैसेडो और लोगों का नाम भी इनके अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये पाउलो फ्रेरे, क्योंकि ये इनके फादर कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में भी तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी केवल मैंने थोड़ी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें बात करेंगे और आगे कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र होता क्या है। ठीक है ना, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र एक ऐसी विषय वस्तु होती है जिसके अंदर जो है हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा और सामाजिक आंदोलन दोनों को साथ में लेकर जो चलते हैं, वही आपका क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी हम लोग और भी चीजें जानेंगे। पाउलो फ्रेरे ने कहा कि हमें अपनी शिक्षा ऐसी बनानी है जो समय और आवश्यकता को पूरा कर सके। मतलब क्रिटिकल पेडागॉजी में पाउलो फ्रेरे ने, उनका कोटेशन है, इन्होंने लिखा था, हमें अपनी शिक्षा ऐसी बनानी है, लिख लीजिएगा आप लोग, हमें अपनी शिक्षा ऐसी बनानी है जो समय की आवश्यकता को पूरा कर सके। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इसको क्रिटिकल पेडागॉजी क्या होता है, कहते हैं शिक्षा को समाज की आवश्यकता के अनुसार बनाना। ठीक है, क्या है? समाज की शिक्षा को लिखेंगे, शिक्षा को बनाना ही क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाता है आपका। क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाता है आपका, क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाता है। ठीक है ना, क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाता है आपका। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन बताई आपको। अब इसके आगे और बात करेंगे। पाउलो फ्रेरे ने और क्या बोला है? पाउलो फ्रेरे ने बोला कि एजुकेशनल मूवमेंट गाइडेड बाय पैशन एंड प्रिंसिपल टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप कॉन्शियसनेस of freedom, recognize authorization, tendency, knowledge to power and the ability to take constructive action। मतलब उन्होंने कहा कि शैक्षिक आंदोलन जो होता है उसमें जुनून और सिद्धांत द्वारा निर्देशित छात्रों को स्वतंत्रता की चेतना विकसित करना, उनके अंदर सत्तावादी प्रवृत्तियों की पहचानना, उनको ज्ञान की शक्ति को बताना,
तमाम ऐसी चीजों की जो हम कभी किसी भी बच्चे को बताते हैं तो वो क्रिटिकल पेडागोगी के अंतर्गत आता है आपका। हाँ बोले। इन्होंने बोला कि एजुकेशनल मूवमेंट जो होता है, शैक्षिक आंदोलन जो होता है, उसमें गाइडेड बाय पैशन एंड प्रिंसिपल। पैशन में जो हम वर्क करना चाहते हैं, जैसे हमारा पढ़ाना पैशन है, किसी क्रिकेट खेलना पैशन है, तो वो एक पैशन होता है। कहते हैं पैशन उससे संबंधित जो प्रिंसिपल होते हैं उसको बताना है हमें, ठीक है। उससे यहाँ पर बच्चों को जो है चेतना, मतलब उनको जो है छात्रों को स्वतंत्रता की चेतना विकसित करना कि हम फ्रीडम हमारे लिए क्या होता है, फ्रीडम की डेफिनेशन कहीं वो गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रीडम के बारे में उनको बताना है। फिर उनके से उनकी जो सत्तावादी चेतना है उनको पहचानना कि उनकी सत्ता के अंदर जो ये सिस्टम पूरा बना हुआ है उसके अंदर उनकी क्या अहमियत है और नॉलेज की पावर क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में जब कभी हम बताते हैं तो क्रिटिकल पेडागोगी के अंतर्गत आता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसी के बात करें तो कहता है क्रिटिकल पेडागोगी इज ए टीचिंग अप्रोच व्हिच अटेम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चन एंड चैलेंज डोमिनेट एंड द बिलीफ एंड प्रैक्टिस द डोमिनेट देम। मतलब कहने का मतलब है कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र जो होता है वह एक शिक्षण दृष्टिकोण है, मतलब टीचिंग अप्रोच है आपका। क्या है आपका? टीचिंग अप्रोच है ये आपका, टीचिंग अप्रोच, ठीक। यह एक टीचिंग अप्रोच है, शिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें छात्रों को अपने वर्चस्व और उन मान्यताओं प्रथाओं पर सवाल उठाने और चुनौती देने में मदद करने का प्रयास करता है जो उन पर हावी है। मतलब जो हमारे और आपके ऊपर हावी है, अगर उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो वो क्या है, उसमें पावर जो देता है हमें, जो हमें इसका नॉलेज देता है कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए, वही आपका आलोचनात्मक पेडागोगी कहलाता है आपका, ठीक है ना। कि जो पुरानी मान्यताएं हम उसको जैसे के तैसा ही ना माने, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें ताकि हमें चीजों को और पता चल सके, चीजों के बारे में ना, चीजों के बारे में हमें और पता चल सके। ये है इसके बारे में, ठीक। इसमें कहता है कि यह एक जो है प्रगतिशील शिक्षण दर्शन है जो छात्रों को शक्ति संरचनाओं और स्थिति के भीतर असमानताओं के पैटर्न की जांच करने के लिए चुनौती देता है। कुल मिला के आप कह सकते हैं जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में जागरूक होना, किसी भी चीज को हूबहू वैसे नहीं मान लेना जब तक हमको उसके बारे में सही नॉलेज ना हो, सही ज्ञान ना हो, ठीक है ना। इसमें कहते हैं इसमें और भी चीजें, इसमें इन्होंने बोला कि अगर इसकी मीनिंग समझें तो इसमें अगर आप इतनी चीजें समझ चुके होंगे तो इसमें कह सकते हैं, इसमें कहता है कि डीप मीनिंग, इसमें कहता है किसी भी चीज को गहराई से जानना, सामाजिक संदर्भ के बारे में या व्यक्तिगत जो परिणाम जो होते हैं उसके बारे में, इन सब चीजों को जानना ही आपका क्रिटिकल पेडागोगी कहलाता है। कह सकते हैं कि एक छात्र आलोचनात्मक रूप से जागरूक हो सकता है। किन किन चीजों में जागरूक हो सकता है, किन किन चीजों में जागरूक हो सकता है? सबसे पहले थिंकिंग में, किसमें? थिंकिंग में उसको मतलब होना चाहिए, थिंकिंग उसकी अच्छी हो। रीडिंग में उसका हो, ठीक है, थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक। इन तीनों चीजों, राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक। कहते जागरूक होना चाहिए उसको, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है थिंकिंग में, रीडिंग में क्या चीज सही है, राइटिंग में क्या चीज सही है, स्पीकिंग में क्या चीज सही है। फिर और अगर हम कह सकते हैं तो एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके इसमें, ठीक, एक्सपीरियंसेस होता है आपका। फिर इसमें और भी क्या चीज होती है? मास मीडिया, मास मीडिया होता है। मास मीडिया के बाद नंबर 4 पे सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर होता है। नंबर 5 पे क्या होता है आपका? एनी एक्शन होता है आपका, ठीक, एनी एक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है आपका? एक्सपीरियंसेस, मतलब अनुभव होता है आपका। क्या होता है यहाँ पर? अनुभव होता है आपका, अनुभव होता है। मास मीडिया, मास मीडिया आपका जो होता है, जो आपकी ये
ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो होते हैं वो सब चीजें मास मीडिया के अंदर आएगा। फिर सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु आपकी हो जाएगी, एनी एक्शन, अदर कोई कार्रवाई आपकी इसके अंदर। मतलब ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं कि क्रिटिकल पेडागॉजी में छात्र को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इस पर थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। लास्ट वाला क्या है? एनी क्रिटिकल, एनी एक्शन, एनी एक्शन है आपका। तो इन सब चीजों पर उसको ध्यान देना चाहिए गहराई से, ठीक है ना। ये हो गई। अब इसके फीचर्स की बात, अब इसके हम फीचर्स की बात करेंगे। किसी फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। इसके विशेषताएं क्या है कि ये इसकी विशेषता है कि ये प्रैक्टिस ऑन कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन, मतलब ये कहता है कि समुदाय और सहयोग पर अभ्यास करना सिखाता है। किस पर? समुदाय और सहयोग पर अभ्यास करना, मतलब कम्युनिटी प्रैक्टिस करता है, कहता है प्रैक्टिस करना सिखाता है हमें। किस पर? प्रैक्टिस ऑन, लिखेंगे प्रैक्टिस ऑन कम्युनिटी, ठीक है, प्रैक्टिस ऑन कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन है होता है आपका। फिर और अगर हम बात करेंगे इसमें और क्या होता है, इसमें कहता है कि ये हमें क्या करता है, सामुदायिकता का मतलब जो समुदाय में रहते हैं उनमें जो है आपस में सहयोग करना सिखाता है ना, सहयोग करने का अभ्यास सिखाता है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या होता है, इसमें कहता है कि डाइवर्स वे, कहता है डाइवर्स वे फ्रॉम कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर एंड बाउंड्रीज, मतलब सांस्कृतिक और सीमाओं के पार संचार के विविध तरीके, ठीक है ना। ये क्या कहता है, कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर कहता है, ठीक है, क्या कहता है कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सांस्कृतिक और सीमाओं के पार संचार के विविध तरीकों के बारे में बताता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या संचार के विविध तरीके बताता है यहाँ पर, किसे, सांस्कृतिक और सीमाओं के पार जाने के विषय में बताता है। फिर कहता है कि शिक्षा के पारंपरिक संस्थानों के बाहर उपयोग और उनके अनुप्रयोग, मतलब कहता है कि यूज एंड एप्लीकेशन आउटसाइड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मतलब हम जो है शिक्षा का जो हम प्रयोग करते हैं वो पारंपरिक रूप से ना करके पारंपरिक रूप से बाहर हट कर हम और लोगों को व्यावहारिक रूप में उसका हम प्रयोग करें। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से लिबरेट स्टूडेंट फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में, मतलब छात्रों को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए होता है। कि बहुत से छात्र जो हैं आज हम लोग समाज में भी देखते हैं, कितना हम लोग बढ़ने के बावजूद भी जो हम लोग का कास्ट है या क्लास है उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम लोग अपनी कास्ट से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है इसमें। अब नीड इसकी क्या होती है, नीड इसमें कि शिक्षा का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग हम केवल पारंपरिक के स्थानों पे ना करके बल्कि और जगह भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब शिक्षा के बाहर खुलकर हम लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करें तो शिक्षा का प्रयोग वहां पर किया जाना चाहिए, ठीक है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए, तो तमाम चीजें हैं जो हम शिक्षा का प्रयोग से पारंपरिक स्थानों पर ना करके उसके बाहर, पारंपरिक स्थान इन द सेंस का मतलब कि हम स्कूल, कॉलेजेस या ऐसे ऑफिस ऐसे नहीं बल्कि और जगह भी इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि छात्रों को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए, उत्पीड़न का मतलब जो उन पर प्रताड़नाएं, जो उन पर जो है सांस्कृतिक जो है उन पर दबाव जो बनता है उसको जो है उससे मुक्ति दिलाने का काम ये करता है। ये इसकी विशेषताएं हैं आपकी, क्लियर, ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद इसके कहते हैं कि इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनकी आवश्यकताएं आप बता सकते हैं। तो लोगों को जागरूक करना है अनुचित कार्यों के प्रति। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं और बहुत से लोग क्या समाज में ही जो होते हैं समाज को बदलने नहीं देना चाहते, नई चीजों को अपनाने नहीं देना चाहते, वो पुरानी धारणाओं को लाना चाहते हैं। तो क्या क्रिटिकल पेडागॉजी की नीड इसलिए है क्योंकि समाज को संशोधित करने और समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए इसकी आवश्यकता या इसकी जरूरत होती है, ठीक है। क्रिटिकल पेडागॉजी क्यों आवश्यकता होती, तो आप बता सकते हैं समाज को संशोधित करने के लिए
और समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता होती है, जो कि क्रिटिकल पेडागोगी होती है। मतलब कहते हैं कि पॉजिटिव स्टेप टू अमेंड सोसाइटी एंड अल्टीमेट एलिमिनेट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, अल्टीमेट एलिमिनेट प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि अनुचित परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने अंदर आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास की उपलब्धि के लिए भी हम लोग क्रिटिकल पेडागोगी का प्रयोग करते हैं। कहते हैं फॉर अचीवमेंट टू सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू ट्रांसफर इन एप्रोप्रिएट कंडीशंस। अनुचित परिस्थितियों में ना, इन एप्रोप्रिएट कंडीशंस में हम लोग सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक। इसकी आवश्यकता और क्यों होती है, इसमें बता सकते हैं कि इसमें समस्या आधारित जो होती है शिक्षा प्रदान करने के लिए होती है। मतलब फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन, मतलब इसमें जो है कैसी शिक्षा प्रदान करी जाती है, समस्या आधारित शिक्षा प्रदान करी जाती है, प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन, ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर इतने। आलोचना करना, आलोचना का मतलब होता है उसके अंदर जो कमियां होती हैं उन कमियों को बाहर लाने का काम किया जाता है। जब आप आलोचना करोगे तो वहां पर यही चीजें होती हैं आपकी, कि आप जो है उसमें समस्या जो होती है, समस्या मेन फोकस यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम में क्या चीज सही है ये बताया जाता है, क्या चीज गलत है ये चीज बताया जाता है। कि इसीलिए इसमें कहा था कि प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन की बात ये करते हैं, टू द पॉइंट कि इसमें क्या कमियां हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वही चीजों के बारे में ये बताने का काम करता है आपका। टीचर एजुकेशन की क्या भूमिका हो, टीचर एजुकेशन में इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें कहता है कि यह जो है, कहता है कि इट रिफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू एक्वायर पर्सपेक्टिव टीचर्स विथ द नॉलेज एटीट्यूड बिहेवियर। मतलब कह सकते हैं कि यह जो है संभावित शिक्षकों को से ज्ञान दृष्टिकोण, मतलब जो शिक्षक होते हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, उनमें कहते हैं कि नॉलेज, ठीक, नॉलेज, नॉलेज के साथ साथ इसमें एटीट्यूड, एटीट्यूड्स होता है आपका, एटीट्यूड्स के साथ बिहेवियर, बिहेवियर होता है, बिहेवियर के साथ आपका क्या होता है, स्किल होते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें होती हैं। ये कहते हैं कि जो संभावित जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनके लिए जो है व्यवहार, ज्ञान दृष्टिकोण या एटीट्यूड जो होता है, उनका बिहेवियर जो होता है, व्यवहार जो होता है, कौशल जो होता है, इन सब चीजों से लैस, मतलब इन सब चीजों से उनको तैयार होना चाहिए टीचर्स को। टीचर के अंदर किसी ऐसी किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ना तो उनके पास नॉलेज की कमी होनी चाहिए, ना तो एटीट्यूड्स की कमी होनी चाहिए, ना तो बिहेवियर की कमी होनी चाहिए, ना ही स्किल की कमी होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें उसके अंदर नहीं कमी होंगी तो वो क्या करेगा, कक्षाओं में जब जाएगा या स्कूलों में जब जाएगा या समूहों में जब जाएगा तो वहां प्रभावी ढंग से कार्यों को करने में सक्षम रहेगा, ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एटीट्यूड, नॉलेज होगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एटीट्यूड आप में रहोगे। एटीट्यूड का मतलब होता है, एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है अपने नॉलेज के प्रति एकदम मजबूत बने रहना, ठीक ना। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि कोई आपको कहे कि ये चीज गलत है तो आप ये साबित कर सको नहीं ये चीज गलत नहीं है, ये चीज सही है, ठीक है। कोई कहता है कि आप अपनी ही बात पर अडिग हो, उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, वो अपने आगे किसी की मानता नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आपसे कहता है तो आपके अंदर एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड के साथ साथ आपके अंदर किसी भी चीज को प्रूव करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये वही एक बेहतर शिक्षक होता है यहाँ पे। तो टीचर की यहाँ पर ये भूमिका होती है यहाँ पर। क्लियर समझ में आ रहा है कि शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती, शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। पेडागॉगी, पेडागॉगी का मतलब होता है बच्चे की पूरी कंडीशन को जानना, उसके अनुसार ही कार्य करना।
ये टीचर्स का काम होता है, टीचर्स के अंदर ये चीजें होनी जरूरी है। अगर इसका इम्प्लीकेशन देखें, इसका प्रभाव देखेंगे हम लोग, तो इसका प्रभाव कह सकते हैं कि समाज के पारंपरिक और स्वदेशी संदर्भ पर ध्यान देना, मतलब अटेंशन टू ट्रेडिशनल एंड डेजिग्नेटेड कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी का मतलब स्वयं के देश की जो भी चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान देना है समाज में ना। इसके इम्प्लीकेशन प्रभाव इसमें कह सकते हैं कि शैक्षिक योजना विकास में छात्र शिक्षक जो है आपसी भागीदारी निभाएं, मतलब स्टूडेंट टीचर म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल प्लान डेवलपमेंट ना, एजुकेशनल प्लान डेवलपमेंट शैक्षिक योजना विकास में ना, शैक्षिक योजना विकास में टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर कार्य करें। यहाँ पर इम्प्लीकेशन इसके प्रभाव के बारे में देख सकते हैं। पेडागॉजी में क्या होगा, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर कहते हैं कि नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन, ठीक है, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखते चले जाएंगे हम लोग और भी चीजें। सबसे पहले जैसे हमने बोला है कि अटेंशन करेंगे, अटेंशन करना है, किस पर अटेंशन करना है, ट्रेडिशनल चीजों पर, ठीक है ना, किस पर, ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट पर, ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट पे, ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग अटेंशन करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, पारंपरिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर और क्या बात करी हमने, दूसरा बात करा हम लोगों ने कि यहाँ पे म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होगा, क्या होगा, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, ठीक, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होगा, किसके किसके किस चीज के लिए होगा, टीचर और स्टूडेंट का म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होगा, किस पर्पज से, एजुकेशनल प्लान डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्लान डेवलपमेंट पे, ठीक ना। म्यूचुअल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, आपका आपसी भागीदारी, क्या लिखेंगे, आपसी भागीदारी, आपसी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक ना, किसमें, एजुकेशनल प्लान डेवलपमेंट में, मतलब एजुकेशन शैक्षिक शैक्षिक योजना विकास में, ठीक है, शैक्षिक योजना विकास में जो है आपसी भागीदारी होनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों की होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे सामाजिक, यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, नॉलेज होना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, सांस्कृतिक जो चीजें सेगमेंट जो होते हैं उनके रोल के बारे में पता होना चाहिए, कि जो कहते कि रोल ऑफ कल्चरल सेगमेंट जो होता है उसके बारे में भी यहाँ पता होना चाहिए हम लोगों को। फिर इसमें कहता है कि प्रैक्टिसिंग फ्रीडम बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, मतलब स्वतंत्रता आधारित शैक्षिक अभ्यास का अभ्यास करना, ठीक है, स्वतंत्रता आधारित जो आपको फ्रीडम दी गई है उस फ्रीडम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उस फ्रीडम के अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट है सर, हाँ बोले, तीसरा पॉइंट है जो आप बोल रहे हैं, हाँ किसमें, अटेंशन और उसके बाद अटेंशन हो गया, अटेंशन में ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट लेंगे आप, ठीक, पारंपरिक संदर्भ में जो भी चीज होती। फिर म्यूचुअल पार्टिसिपेशन हम लोगों ने लिया कि आपसी भागीदारी हो, कि इनकी स्टूडेंट और टीचर्स की आपसी भागीदारी हो, किसमें, एजुकेशनल प्लान डेवलपमेंट में, शैक्षिक विकास योजना में हो। मैंने फिर और बोला कि सामाजिक और जो है राजनीतिक जो है, सामाजिक और राजनीतिक जो है उसमें जो है संबंधों का ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे। फिर मैंने बोला रोल ऑफ कल्चरल सेगमेंट, सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनकी भूमिकाओं के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक। फिर इसमें कहते हैं कि स्वतंत्रता आधारित शैक्षिक अभ्यास का अभ्यास करना चाहिए, स्वतंत्रता आधारित जो हमें फ्रीडम दी गई है एजुकेशन को पाने की, उसमें जो है उसका अभ्यास करना अच्छे तरीके से, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक।
क्लियर है पॉइंट? क्लियर? बोले। देखिए इसमें और मैंने बोला था, और हम बोल दे रहे हैं, इसमें और हमने बोला था नॉलेज होना चाहिए। हाँ बोलिए, नॉलेज होना चाहिए इसमें, किसमें? पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन में, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन में, ठीक है। ज्ञान हमें किसका होना चाहिए? यहाँ पे हम लोग का संबंध ज्ञान हम लोग किसका हो? या राजनीतिक और सामाजिक जो संबंधों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर इसमें क्या कहते हैं कि रोल ऑफ कल्चरल सेगमेंट लिखेंगे यहाँ पे, रोल ऑफ कल्चरल सेगमेंट ना, कल्चरल सेगमेंट हो जाता है, कल्चरल सेगमेंट की हम बात करेंगे, रोल ऑफ कल्चरल सेगमेंट हो जाता है आपका, ठीक है ना। फिर इसमें लास्ट जो बोला था प्रैक्टिसिंग फ्रीडम बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिस, लास्ट वाला क्या बोला था? लास्ट वाला लिखिए, प्रैक्टिसिंग फ्रीडम बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिस, ठीक है ना। स्वतंत्रता आधारित शैक्षिक अभ्यास का अभ्यास करना है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ सेगमेंट, कल्चरल सेगमेंट होता है आपका, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हम लोगों ने बात करे हैं जो इसके प्रभाव के बारे में हमको बताता है, आपको, हमको और आपको, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मतलब शिक्षण का जो आयोजन होता है, जिसमें शिक्षण के आयोजन में आपके 3 प्रकार के लेवल्स बताए गए हैं। जो भी शिक्षण या टीचिंग जो होता है, टीचिंग का जब प्रोसेस चलता है, टीचिंग के प्रोसेस आपके 3 चलते हैं। कौन कौन से? मेमोरी लेवल में होता है पहला, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है, और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। मेमोरी लेवल को हम लोग स्मृति स्तर पर बोलते हैं, जो कि हार्वर्ड ने हार्विटियन मॉडल के अंतर्गत आता है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है, वो उसको जो है मॉरिसन टीचिंग मॉडल के अंतर्गत आता है इसमें। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है, वह जो है बिगे एंड हंट टीचिंग मॉडल आता है आपका। तो ये सब चीजें हैं, इन तीनों चीजों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो तीनों को कंपेयर करके हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ना, इसको कंपेयर करके हम लोग आसानी से कल की डेट में हम लोग पढ़ लेंगे। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, और इसके बाद जो आपको जो होमवर्क दिया था उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्रिटिकल पेडागोजी पढ़ा, उसके इम्प्लीकेशंस पढ़े, उसके जो है टीचर एजुकेशन में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, देखा और समझा और जाना। अब कल की क्लास में हम लोग मेमो लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग लेवल जो होते हैं, जिसमें 3 लेवल आपके मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल जो होते हैं, इन तीनों